आज हम लोग जिस प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन की चर्चा करने वाले हैं उन्हें हम आरसी मजूमदार के नाम से प्रायः जानते हैं, लेकिन उनका मूल नाम रमेश चंद्र मजूमदार था, जिनका जन्म 4 दिसंबर सन 1888 को वर्तमान बांग्लादेश के अंतर्गत फरीदपुर जिले में खांदापारा गांव में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई, जहां पर इन्होंने स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि इतिहास विषय में प्राप्त किया और 1912 से वे ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपॉइंट किए गए। तब से लेकर अध्ययन अध्यापन को एक अध्यवसाय बनाकर उन्होंने सतत रूप से अपने मृत्यु पर्यंत यानी 1980 तक कार्य किया। 11 फरवरी सन 1980 को वर्तमान कोलकाता में उनका देहांत हुआ था। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में उप कुलपति के पद को भी सुशोभित किया। 1936 से 1942 तक यानी अपने रिटायरमेंट तक वे इस पद पर रहे। उन्होंने सन 1950 के आसपास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बनारस के इंडोलॉजी कॉलेज में रेक्टर के पद पर भी कार्य किया और 1955 में वे नागपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के अध्यक्ष के दायित्व को भी उन्होंने निभाया। आरसी मजूमदार का रिलेशन बंबई के भारतीय विद्या भवन से भी रहा, जहां पर भारतीय इतिहास को उन्नत बनाने में इन्होंने यथासंभव प्रयास किया, अभूतपूर्व कार्य किया और यहां से ही जो 11 खंडों में प्रकाशित हुई थी द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, इसके मुख्य संपादक का दायित्व भी प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार ने निभाया। साथ ही साथ इतिहासकारों की एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, उसके अध्यक्ष पद को भी प्रोफेसर आरसी मजूमदार ने सुशोभित किया था। ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। साथ ही साथ यूनेस्को के द्वारा मानव इतिहास के संपादन के लिए इंटरनेशनल कमीशन जो बनाया गया था, उसका वाइस प्रेसिडेंट भी आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर मजूमदार भारतीय इतिहास के अद्वितीय विद्वानों में से एक थे। यूं तो इतिहासकारों की विशेषज्ञता आमतौर पर एक क्षेत्र में होती है, लेकिन आरसी मजूमदार एक ऐसे इतिहासकार थे जिनकी पकड़ या पहुंच न केवल एक भाग तक रहा, बल्कि प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत, आधुनिक भारत और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में भी वे एक अच्छे ज्ञाता के रूप में माने जाते थे और समग्र रूप से भारतीय इतिहास के लेखन में इनका कंट्रीब्यूशन बेहद महत्वपूर्ण है। इनके तथ्यपूर्ण लेख और वक्तव्य भी इतिहासकारों के लिए आज एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। इन्होंने बहुत कुछ लेखन किया, लेकिन जो इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं उन पर केंद्रित आज कुछ बातें मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। 1927 में आरसी मजूमदार ने आउटलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन लिखा, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई और इसके बारे में यह विवरण प्राप्त होता है कि अप टू 1971 इसके 6 एडिशन बाजार में आ चुके थे। इन्होंने बंगाल से इनका नाता रहा और स्थानीय क्षेत्रीय इतिहास के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी अभिरुचि को प्रदर्शित किया और इनकी एक प्रमुख कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ बंगाल भी इन्होंने 2 खंडों में 1943 में प्रकाशित कराया। यानी एक व्यापक दृष्टिकोण प्रोफेसर
आरसी मजूमदार का रहा और इनके कंट्रीब्यूशन में एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी जाती है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयकृत राज्य थे उनके मद्देनजर उन्होंने एंशिएंट इंडियन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट नाम से 3 खंडों में महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय राज्यों के बारे में 1000 साल के इतिहास को इन्होंने व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करने का कार्य किया। लेकिन उनके इस कार्य की थोड़ी आलोचना एच.बी. सरकार कहते हैं और वे कहते हैं कि यह राजनीतिक प्रभुत्व की बजाय सांस्कृतिक उपनिवेश के अर्थ में मजूमदार साहब के द्वारा उपनिवेश शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह अनुचित है। फिर भी उनका यह कार्य अपने आप में अनूठा है और आज इतिहास के अध्येताओं के लिए यह बेहद अनुकरणीय है। हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत 1857 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसके नेचर के बारे में इतिहासकारों में काफी मतभेद रहा। इस पर भी प्रोफेसर आरसी मजूमदार ने 1857 के संदर्भ में द सिपाही मिटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखा, पुस्तक लिखा और मजूमदार साहब ने इस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग सिपाहियों का था। 1857 के बारे में इतिहास की पुस्तकों से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि इसका आरंभ बैरकपुर की छावनी में हुआ था, जहां पर 29 मार्च को शहीद मंगल पांडे ने सबसे पहले क्रांति का बिगुल बजाया। तो वह भी सैनिक छावनी थी और 10 मई को जो घटना मेरठ में घटित हुई वह भी सैनिकों के द्वारा की गई घटना थी और रातों रात 11 मई की सुबह 1857 में सैनिक ही मेरठ से दिल्ली पहुंचे। तो इस कारण से उनका कहना था कि इसमें भाग लेने वाला महत्वपूर्ण वर्ग सिपाहियों का था, जो राष्ट्रीय, राजनैतिक या धार्मिक कारणों की बजाय भौतिक लाभ की आशाओं से अधिक प्रेरित थे। इसलिए प्रोफेसर मजूमदार का ऐसा मानना था कि 1857 में जो महान घटना हमारे देश में घटित हुई उसका अप्रत्यक्ष तथा परवर्ती महत्व था। यह भारत में शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सारी गरिमा इसमें अंतर्भूत थी, ऐसा प्रोफेसर मजूमदार मानते हैं। फिर भी 1857 के बारे में जहां तक बहुत सारे विचारक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर मजूमदार ने हिस्टोरियन काली किंकर दत्ता और हेमचंद्र राय चौधरी के साथ मिलकर जो 3 खंडों में रचना रची, एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का बृहत इतिहास 3 खंडों में 1946 में प्रकाशित हुआ और आज इसके अनेक संस्करण आ चुके हैं और वह भी, उसका भी एक समय था, आज भी उसका इम्पोर्टेंस है कि इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो स्नातक और स्नातकोत्तर में इतिहास का अध्ययन करते हैं उनके लिए मजूमदार राय चौधरी दत्त की यह पुस्तक बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। जहां तक प्रोफेसर मजूमदार ने अपनी लेखनी चलाई उसमें जो भारतीय विद्या भवन बंबई से 11 खंडों में प्रकाशित हुई थी, जिसका मुख्य संपादन आरसी मजूमदार ने किया, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, इसके 4th वॉल्यूम में उन्होंने
दिल्ली सल्तनत के इतिहास को विशेष तवज्जो दी है और प्रोफेसर मजूमदार इसमें हिंदू मुस्लिम रिलेशन पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि दोनों समुदाय के बीच एक समाप्त नहीं होने वाला वैमनस्य का भाव को वे रेखांकित करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए और बाद में उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य शुरू किया। फिर भी दोनों के बीच इस समय भी वैमनस्य का भाव दिखलाई पड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी नजदीकी पड़ोसियों के रूप में रहते हुए भी दोनों के आपसी संबंध बहुत छिछले थे, ऐसा प्रोफेसर मजूमदार का स्रोतों के सहारे अभिमत है। और यह कहते हैं कि यह उनके जीवन का एक अत्यंत गौण पक्ष था। साथ ही साथ मुसलमानों के बारे में वो बताते हैं कि उनके चरम लोकतांत्रिक सामाजिक मान्यताएं जो समानता और बंधुत्व को बढ़ाने की एक व्यापक सीख थी, दूसरी ओर जाति प्रथा और छुआछूत के भाव के रूप में दिखने वाले हिंदू सामाजिक जड़ीभूत चेतना तथा लोगों के बीच असमानता की प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। यानी न तो हिंदू मुसलमानों से सीख सके और न मुसलमान हिंदू से कुछ बहुत ज्यादा सीख सके। इसके बारे में प्रोफेसर मजूमदार आगे लिखते हैं कि मुसलमान भी सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखने की जो हिंदू भावना थी उसको वे अडॉप्ट नहीं कर सके और यही कारण है कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो, समय समय पर हिंदुओं के मंदिरों पर या मूर्तियों पर उन्होंने अपना प्रहार जारी रखा, कभी ज्यादा कभी कम। साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना बेहद समीचीन होगा कि रमेश चंद्र मजूमदार ने हिरास मेमोरियल व्याख्यान जो 1967 में उनके विचारों का सार कहा जाता है, उस पर जब हम उनके इतिहास लेखन का अवलोकन करते हैं तो ये बात देखने में आती है कि इतिहास लेखन में जो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं रही हैं उनमें सबसे निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ इतिहास की विचारधारा राकेवादी विचारधारा रही है। इस विचारधारा से कहीं न कहीं प्रोफेसर आरसी मजूमदार भी प्रभावित थे और उन्होंने अपने लेखन में तथ्यों को विशेष इंपॉर्टेंस दिया। और राकेवाद के अंतर्गत ये कहा जाता है कि एक इतिहासकार का दायित्व है सत्य का अन्वेषण और घटना को ठीक वैसे ही प्रस्तुत करना जैसा कि वास्तव में हुआ था। तो इनका जो हिरास मेमोरियल व्याख्यान था वह बाद में हिस्टीरियोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया के नाम से पब्लिश भी हुआ और इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेसर मजूमदार विकासात्मक पक्ष पर विशेष रूप से ध्यान दिया करते थे और जो भारतीय इतिहास में पौराणिक तिथिक्रम है उसको वे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं रहते थे, बल्कि आरसी मजूमदार ने ऐसे इतिहासकारों की आलोचना की है जो प्राचीनता को अत्यधिक गौरवान्वित करने का प्रयास करते हैं। इनकी मान्यता यह थी कि सत्य का अन्वेषण ही वस्तुतः इतिहास है। जब भारत स्वाधीन हुआ और स्वाधीनता के पश्चात नेशनल मूवमेंट के इतिहास को लिखने की बारी आई तो उस कार्य को भी अपने हाथ में प्रोफेसर मजूमदार ने लिया, लेकिन बाद में कहा जाता है कि यह प्रोजेक्ट ताराचंद को दे दिया गया। लेकिन प्रोफेसर मजूमदार ने पृथक से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर अपनी लेखनी चलाई और यह उनका एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है। इस तरह हमने ये जाना कि प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार ने भारतीय इतिहास के सभी पक्षों पर तो लिखा, बल्कि
दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय उपनिवेश जिसे उन्होंने कहा, उन राज्यों के बारे में भी और अपने आंचलिक इतिहास के अंतर्गत बंगाल पर भी इन्होंने जो लेखन कार्य किया, उसके लिए हम इतिहास के विद्यार्थी उनके बहुत ऋणी हैं और आज भी हम उनके लेखन के और उनके अध्ययन या उनके जो कार्य है उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इतिहास में अपनी अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।